हेलो फ्रेंड्स, चलिए अभी जो क्लास होगी इसमें अपन नेक्स्ट से शुरुआत करेंगे, वो है विधायी शक्ति पढ़ ली, कार्यपालिका शक्ति पढ़ ली। अब पढ़ेंगे न्यायिक शक्ति, उसके बाद में पढ़ेंगे फिनेंशियल पावर वित्तीय शक्ति, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे संवेकी शक्तियां और अंतिम एक आपातकालीन शक्तियां। अब ये क्लास एक एक बनाने का पर्पज ये देखिए, मेरा बेसिकली जो फोकस है वो RAS मुख्य रूप से। छोटी भर्ती वाले ओबीसी बातों देख तो सकते ही हैं क्योंकि इतना डिटेल से कंटेंट है तो फिर उनको और कुछ करने की जरूरत है नहीं। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप मुझे माफ कीजिए, कंटेंट तो मैं डेप्थ से ही पढ़ाऊंगा आपको, उसके बाद में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो पूरा डीपली अपन पढ़ेंगे और उसके बाद अपन आंसर राइटिंग का अभ्यास करेंगे कि RAS में उत्तर कैसे लिखते हैं मेंस में। और इतना कंटेंट अगर जब कर रहे हैं इसको आपने आंसर में अपने पुट कर दिया तो फिर आप सोचिए कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और आप लोग जो इतना वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी अपन पढ़ने वाले राज्यपाल की न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति के बाद में पढ़ेंगे अपन वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति के बाद में अपन पढ़ेंगे आपातकालीन और स्वविवेकी शक्तियां। देखिए अगर एग्जाम में आता है, मेंस में आता है खासकर कि राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां लिखिए, 50 शब्द में आता है, इसको एग्जैक्टली आप कॉपी कर देना जो मैं लिखवा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ। प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आएगा, SIEO में कैसे क्वेश्चन आएगा, उस पर भी अपन बात कर रहे हैं साथ में। अभी आप हेडिंग डालेंगे वो रहेगा राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां ये जैसे ही हिंदी मीडियम वाला पूरा होता है उसके बाद में अपन इंग्लिश मीडियम का कंटेंट, उसमें फिर हिंदी वर्ड यूज नहीं करूंगा मैं, उसमें प्योर अपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ेंगे। इसलिए इंग्लिश मीडियम के जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, मुझे पता कंटेंट है नहीं राजस्थान में इंग्लिश मीडियम का, आपको मैं कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में सारा का सारा इंग्लिश मीडियम में करवा दूंगा, आप चिंता नहीं करें। आपको आंसर राइटिंग का अभ्यास भी इंग्लिश में करवा दूंगा मैं, हिंदी में भी कर ही रहे हैं अपन लोग, ठीक है। तो अभी जो अपनी क्लास होगी वो रहेगी जुडिशियल पावर, किसका, राज्यपाल का। यहाँ से प्रीलिम्स में क्या क्या क्वेश्चन बने। पहला क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां, जिसको आप क्षमादान की शक्ति बोलते हो, क्षमादान की शक्ति, पार्डन पावर, क्षमादान की शक्ति। एक तो अपन पढ़ेंगे ये क्षमादान की शक्ति के बारे में, ये आर्टिकल 161 में बताई गई है। जैसे आपने पढ़ा होगा राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो आर्टिकल 72 में है, 72 में। कैसे याद रखेंगे कि जैसे किसी व्यक्ति को सजा हो जाती है और राष्ट्रपति कहता है कि आप मेरा साथ दो, इसका मतलब है राष्ट्रपति को कहेंगे कि आप हमारा साथ दीजिए, हमें सजा हुई है, साथ दो में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। और जो राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है वो आर्टिकल 161 में बताई गई है। एक पढ़ेंगे इस आर्टिकल के बारे में, उसके बाद में जो आर्टिकल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आर्टिकल 217, आर्टिकल पढ़ेंगे दूसरा 217। तीसरा अपन पढ़ेंगे आर्टिकल 219 क्षमादान की शक्ति, आर्टिकल 161, फिर पढ़ेंगे आर्टिकल 217, फिर पढ़ेंगे आर्टिकल 219, उसके बाद में दो आर्टिकल और, आर्टिकल 233, आर्टिकल 234। अब मान लेते हैं कि क्वेश्चन RAS में आया आपके कि राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां बताइए, तो आप इन पांचों आर्टिकल को पुट करके आना परीक्षा में। जब आर्टिकल से बात करेंगे तो एग्जामिनर आपको नंबर काटेगा नहीं। प्रीलिम्स में कर कैसे आएगा, क्वेश्चन मिलान करवाने वाला देगा आपको कि राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां बताएं, तो आपको बताने के साथ आर्टिकल 161 में राज्यपाल का पार्डन का पावर दिया गया है। इन सब पे आर्टिकल पे बात करते हैं, छोटे हैं, ज्यादा विस्तारित नहीं है, पर बात करेंगे वही जो मूल संविधान में ओरिजिनल लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाए राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर ऑफ गवर्नर, इसमें क्षमादान की शक्ति, पार्डन पावर, फिर आर्टिकल 217, आर्टिकल 219, आर्टिकल 233, आर्टिकल 234। ये आपको 2, 2, 4, 5 आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं न्यायिक शक्तियों के बारे में। अब एक एक आर्टिकल पे बात करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल की बात करेंगे वो है क्षमादान की शक्ति। तो हेडिंग लगाएंगे राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। देखिए इसका आर्टिकल का मतलब ये है या इस शक्ति का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को, मैं बहुत सामान्य भाषा में आपको बताता हूं,
अगर किसी व्यक्ति को सजा हो गई और उस सजा के लिए उसको अगर अंतिम रूप से अगर किसी को अपना अपील करनी है, इसको अपील तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये जुडिशियल पावर तो है पर ये हायरार्की में नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि नीचे नीचे लोअर कोर्ट होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उसके ऊपर हाई कोर्ट होते हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। लोअर कोर्ट का हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट का आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये मैं न्यायपालिका में अलग से आपको बताऊंगा। इसका मतलब आप दिमाग में ये नहीं लाएं कि सुप्रीम कोर्ट की बात है वो राष्ट्रपति या राज्यपाल के ऊपर है ना। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में ये बात बताई है कि जो क्षमादान की शक्ति है वो कोई अंतिम अपील नहीं है। ये पहली बात आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब एग्जीक्यूटिव हेड होने के नाते, कार्यपालिका के प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति राज्यपाल को कुछ स्पेशल क्षमादान की शक्ति दी गई है कि वो चाहे तो जिसको सजा मिली है उसकी सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, सजा बदल सकते हैं, उसकी बात अपन करते हैं। पहले तो आपको ये बात ही ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन आएगा परीक्षा में आपको कि जो शक्ति दी गई है अर्थात राष्ट्रपति या राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है वो क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ऊपर पावर है? क्या आप कहेंगे नहीं ये ऊपर पावर नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अंतिम न्यायालय होता है भारत का, अपेक्स कोर्ट होता है, सबसे बड़ा न्यायालय होता है, उसके नीचे उसके अंडर में नहीं आता है राज्यपाल या राष्ट्रपति के सुप्रीम कोर्ट। ये बात नहीं आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ ये कि साहब राष्ट्रपति के पास अलग से क्षमादान की शक्ति है, राज्यपाल के पास अलग से क्षमादान की शक्ति है। इसके लिए आर्टिकल 72 है और इसके लिए आर्टिकल 161 है। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है जो आपने बहुत जगह अलग से ऐसा थोड़ा ही पढ़ लिया, उसमें ये लिखा गया कि राज्यपाल के पास फांसी की सजा, जब फांसी की सजा देते हैं उसके संदर्भ में राज्यपाल के पास कोई शक्ति नहीं है, जो कि गलत पढ़ा है। देखिए अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हुई है तो वो अगर मान लें कि राज्यपाल के पास जाएगा, अपील करेगा, राज्यपाल के पास जाता है, अपनी अपील का मतलब यहाँ पे मौखिक रूप से नहीं जा सकते, केवल लिखित में आपको राज्यपाल को बताना कि साहब मेरी ये सजा हुई आप कम करनी है या बदलनी है। तो क्या फांसी की सजा में राज्यपाल को शक्ति दी गई है क्या? तो आपका उत्तर रहेगा नो, पर इसका उत्तर है यस। राज्यपाल फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकते, बस माफ नहीं कर सकते। तो क्या फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल सकते हैं? हाँ बदल सकते हैं। फांसी की सजा को कम कर सकते हैं, मतलब इसकी प्रकृति बदल सकते हैं? हाँ। इसका मतलब है लघुकरण कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, विराम कर सकते हैं, प्रतिलंबन कर सकते हैं। पर राज्यपाल फांसी की सजा को केवल माफ नहीं कर सकते, बाकी फांसी की सजा पे और कुछ काम सारे कर सकते हैं। राष्ट्रपति फांसी की सजा को माफ भी कर सकते हैं और सजा को बदल भी सकते हैं। एक तो आपको यह ध्यान रखनी है। दूसरा आपको ध्यान रखना कि जैसे कोर्ट मार्शल होता है, कोर्ट मार्शल सैन्य न्यायालय की जो शक्ति है, सैन्य न्यायालय की शक्ति, सैन्य न्यायालय, इसका मतलब होता है कि आर्मी में अगर कोई व्यक्ति है और उसने कोई गलत किया है तो उसके कोर्ट मार्शल होता है, मतलब आर्मी का खुद का कोर्ट होता है, वो उसको सजा सुनाता है। और मान लेते हैं कि आर्मी के कोर्ट ने सजा सुनाई तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति के पास तो जा सकता है पर राज्यपाल के पास बिल्कुल नहीं जा सकता। तो अपन ये कह सकते हैं कि सेना के न्यायालय के संदर्भ में, सेना के न्यायालय के संदर्भ में राज्यपाल को कोई पावर नहीं है, पर फांसी के संदर्भ में राज्यपाल को पावर मिला हुआ है। दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हुई है तो राष्ट्रपति उसे पूर्णतः माफ कर सकते हैं, राज्यपाल उस सजा को कम कर सकते हैं, बदल सकते हैं, पर पूर्णतः माफ नहीं कर सकते। इसका मतलब फांसी की सजा में भी राज्यपाल को शक्ति है, पर एकमात्र ऐसी सजा है सेना न्यायालय की जिसके संदर्भ में राज्यपाल को कोई शक्ति नहीं है। पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी बात यह थी कि अगर किसी व्यक्ति को सजा हुई है, किसी व्यक्ति को सजा हुई है तो राज्यपाल उस सजा पर क्या क्या कर सकते हैं? पहला आपको ध्यान रखना वो था लघुकरण। लघुकरण एक वर्ड आपको ध्यान रखना, लघुकरण। ये आरएस में 15 शब्द में आ सकता है लघुकरण। दूसरा होता परिहार, तीसरा होता विराम और चौथा होता प्रतिलंबन। प्रतिलंबन, ठीक। ये 4 टर्मिनोलॉजी जो आपको क्लियर करनी है कि लघुकरण का क्या मतलब होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, परिहार का क्या मतलब होता है, विराम का क्या मतलब होता है, प्रतिलंबन का क्या मतलब होता है, आपको इसको ध्यान रखना है। देखिए लघुकरण का मतलब होता है प्रकृति बदलना, प्रकृति बदल देना।
इसका मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति को सजा हुई है सश्रम कारावास की, मतलब जेल में उसे काम कराएंगे, सश्रम कारावास हुआ है किसी का, सश्रम कारावास मतलब जेल में तो रहेगा ही, साथ में वहां पे काम भी करना पड़ेगा। वो व्यक्ति राष्ट्रपति के पास गया कि साहब मैं अपंग हूं या कोई भी अन्य कारण है, सर मैं वहां पे ये काम नहीं कर सकता, सश्रम मेरे से काम नहीं करवाया जाए। इसका मतलब राष्ट्रपति उसकी प्रकृति को क्या कर सकते हैं, प्रकृति बदल सकते हैं कि चलिए आपकी 10 साल की जो सश्रम कारावास की सजा है उसको मैं साधारण कारावास में बदलता हूं। मतलब सजा तो 10 साल की रहेगी पर उस सजा की प्रकृति बदल दी, इसको लघुकरण बोलते हैं। परीक्षा में आपको पूछे कि लघुकरण का क्या अर्थ है, प्रकृति बदलना, प्रकृति नहीं बदलना, प्रकृति बदले बिना सजा कम करना, इनमें से कोई नहीं, तो क्या कहेंगे, प्रकृति बदल के सजा उतनी रख देना, बस प्रकृति चेंज हो जाएगी। दूसरी बात, परिहार में क्या होता है, ये भी इंटरेस्टिंग है। परिहार में होता है प्रकृति नहीं बदलेंगे, सजा कम कर देंगे। मतलब 10 वर्ष अगर सश्रम कारावास हुआ है, 10 वर्ष सश्रम कारावास है, तो इसको 5 वर्ष सश्रम कारावास कर दिया, 5 वर्ष सश्रम कारावास। क्या समझे, इसमें प्रकृति नहीं बदली, इसमें प्रकृति चेंज कर दी, सजा की अवधि कम नहीं की। यहां पे प्रकृति नहीं बदली, सजा की अवधि कम कर दी। विराम में क्या होता है, विराम में दोनों प्रकृति भी बदल सकते हैं और सजा भी कम कर सकते हैं। प्रकृति भी बदलना और सजा भी क्या करना, कम करना। और प्रतिलंबन किसी में भी, ये खासकर जो प्रतिलंबन है ये फांसी पर होता है, याद रखिए फांसी पर। तो कितनी कीवर्ड हो सकते हैं, एक तो माफ करना, माफ का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति को सजा हुई और उसे पूर्णतः घर पे भेज दिया जाए कि जाइए आपके सारे जो अपराध हैं वो भी माफ हो गए और उस पर जो लगी हुई थी धाराएं वो भी क्लियर कर दी। तो केवल सजा ही माफ नहीं होती है, इसके अलावा इस पर जो अभियोग चल रहा था वो फाइल ही बंद कर देंगे पूरी, इसको बोलते हैं माफ करना। ठीक है। लघुकरण में क्या होता है, लघुकरण में सजा की प्रकृति चेंज कर देंगे पर सजा की अवधि कम नहीं होगी। परिहार में क्या हो सकता है, परिहार में होता है साहब प्रकृति नहीं बदलेंगे, प्रकृति बदले बिना सजा को कम कर देना। विराम में दोनों काम हो सकते हैं, या प्रकृति भी बदल सकते हैं और सजा को कम भी कर सकते हैं। और प्रतिलंबन में क्या होता है, प्रतिलंबन केवल फांसी के संदर्भ में काम में लिया जाता है। तो क्वेश्चन आए फांसी के लिए कौन कौन से 2 प्रावधान है, तो एक तो माफ हो गया, एक तो माफ और एक प्रतिलंबन। कोई प्रेग्नेंट लेडी है और पेट में उसके बच्चा है, तो वो राष्ट्रपति जी के पास या राज्यपाल के पास याचिका लगाते हैं कि सर मेरे बच्चा है, जब तक मेरी डिलीवरी नहीं होती है तब तक मेरी सजा को रोक दिया जाए, मतलब मेरी फांसी की सजा को एक बार सस्पेंड कर दिया जाए। ऐसा हो सकता है कि सर मेरी बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, मैं चाहता हूं कि वो शादी हो जाए उसके बाद मेरी फांसी हो जाए। तो फांसी पर एक बार क्या कर देना, रोक लगा देना, प्रतिलंबन कर देना। 2 बातें, फांसी को या तो माफ ही कर देना या फांसी का प्रतिलंबन कर देना। विराम में सजा की प्रकृति बदल देना, सजा को कम कर देना। परिहार में 10 वर्ष की सजा को 5 वर्ष की सजा में बदल देना और लघुकरण में प्रकृति बदल देना। तो ये तीनों तो सजा के लिए हो गए, सामान्य के लिए, और ये 2 फांसी के लिए हो गए, याद रहेगा। तो देखिए फांसी के लिए 2 कीवर्ड हो गए अपने पास। फांसी के लिए पहला हो गया प्रतिलंबन, पहले तो माफ लिख लेते हैं, माफ करना, और दूसरा हो गया प्रतिलंबन, सस्पेंड कर देना। और बाकी अन्य जो कारावास है, कारावास में क्या हो गया, कारावास में एक तो हो गया लघुकरण, एक हो गया परिहार और एक हो गया विराम। अब परीक्षा में दोनों ही आ सकते हैं। लघुकरण का क्या मतलब है, तो आप साहब बोल देंगे साहब लघुकरण में ऐसा होता है प्रकृति नहीं बदलेंगे और प्रकृति बदले बिना सजा को कम कर देना। परिहार में प्रकृति वो की वो रहेगी, सजा कम कर देना। विराम में प्रकृति व सजा की अवधि दोनों बदल देना। तो अगर RS मेंस में लिखना तो आप इस प्रकार से लिख देंगे इनके 15-15 शब्दों में। और खास अगर ऐसे लिखना है तो आप परीक्षा में जरूर ध्यान रखेंगे कि 161 में सारी बातें बताई गई है। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले माफी के संदर्भ में, लघुकरण के संदर्भ में, परिहार के संदर्भ में ये बातें लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे परीक्षा में, लिखिए सबसे पहले लघुकरण, फिर परिहार, विराम और प्रतिलंबन। लिखिए प्रकृति बदलना। दूसरा परिहार में लिखिए प्रकृति बदले बिना सजा को कम कर देना। तीसरा लिखेंगे विराम, प्रकृति व सजा दोनों कम कर देना, बदल देना।
और प्रतिलंबन में अस्थायी रूप से सजा को एक बार रोक देना। ठीक, ये हो गया साहब आर्टिकल 161। अब बात करते हैं आर्टिकल 217 पर। ये इंटरेस्टिंग है। देखिए 217 जो आर्टिकल है, अब कुछ याद आ रहा होगा अपन ने किया कितनी शक्तियां हैं 161 में, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपन 217 पर। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि देखिए राष्ट्रपति एक राज्य में 2 पदाधिकारी भेजते हैं, याद करने के लिए बताया था। एक भेजते हैं राज्यपाल को और एक भेजते हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश को। ये मैंने आपको बताया था। राष्ट्रपति द्वारा राज्य में राज्यपाल की और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 217 ये बात बताता है कि जब भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी उस समय राज्यपाल से सलाह ली जाएगी। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में गलत करवा सकता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति सलाह लेंगे। ए ऑप्शन में आएगा सीएम से, बी में आएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, सी में आएगा राज्यपाल से और डी में आ जाएगा उपराष्ट्रपति से। अब मुझे पता है कि आप कौन से ऑप्शन में चांस लेते परीक्षा में, इसमें लेते आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, जो कि गलत है। क्यों, हाई कोर्ट के जब भी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी उस समय राष्ट्रपति, ये आपने नहीं पढ़ा होगा कभी भी, राष्ट्रपति राज्यपाल से क्या लेते हैं, सलाह लेते हैं। ये आर्टिकल 217 में लिखा गया है और ये राज्यपाल की दूसरी न्यायिक शक्ति है। ठीक, तीसरी बात मैंने आपको ये बताई थी, सब राष्ट्रपति जो है वो 2 भेजते हैं, एक न्यायाधीश को भेजेंगे, एक राज्यपाल को भेजेंगे और कहेंगे कि आप एक दूसरे को शपथ दिला देना। तो न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएंगे, राज्यपाल। ये बात लिखी गई आर्टिकल 219 में, तो लिखेंगे 219, लिखिए राज्यपाल द्वारा या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। ये हो गई तीसरी शक्ति। तो पहली शक्ति क्या है, 161 में है। 161 में आपको पता है कि माफी के बारे में, सजा के बारे में लिख दिया। दूसरी शक्ति क्या होगी, दूसरी शक्ति आर्टिकल 217 में होगी। इसमें लिखा गया है कि जब भी नियुक्ति की जाएगी तो राज्यपाल से सलाह ली जाएगी। तीसरी, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है इनकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाएगी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी, राज्यपाल के द्वारा। अब 2 आर्टिकल और, आर्टिकल 219, और जबकि मैं ऐसा कहता हूं कि आर्टिकल 233 और आर्टिकल 234, आर्टिकल 233 और आर्टिकल 234 ये आप ऐसे ही पढ़ेंगे। आर्टिकल 233 में ये लिखा गया है, राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। तो क्या अकेले करेंगे, नहीं, राज्यपाल इस समय किससे सलाह लेंगे, उच्च न्यायालय से। थोड़ा सा ध्यान रखना कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, पहला क्वेश्चन होगा राज्यपाल के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन ये होगा, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राज्यपाल किससे सलाह लेंगे, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। साथ ही आपको ध्यान रखना है,
233 का संबंध किससे है? तो आप कहना कि राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी, बात 233 में लिखी गई है। 234 में क्या लिखा हुआ है कि जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य जो न्यायिक अधिकारी हैं, जिले के अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। सलाह किससे लेंगे? सलाह दो से लेंगे, एक तो लेंगे हाई कोर्ट से और एक लेंगे आरपीएससी से। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिले के अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, इसमें जिला न्यायाधीश नहीं आएगा, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल ही करेंगे हाईकोर्ट से सलाह लेके, पर जिला न्यायाधीश को छोड़कर अन्य जो न्यायिक अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करेंगे, पर सलाह दो से लेंगे। इधर तो केवल हाईकोर्ट था, इधर आरपीएससी से और सलाह लेंगे। क्लियर हो गया? इसका मतलब है जो डीजेज है, डीजे विल अपॉइंट बाई गवर्नर, कंसल्ट विथ हाईकोर्ट एंड अदर देन डीजेज, डीजे को छोड़कर अदर जुडिशियल ऑफिसर विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर विद द हेल्प ऑफ हाईकोर्ट प्लस आरपीएससी। क्लियर हो गया? ये बात है 234 में। ठीक, अब मान लेते हैं आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो आपको बताना कि राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। किससे सलाह दी जाएगी? हाईकोर्ट से सलाह ली जाएगी। जिले के अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति आपको ध्यान रखना राज्यपाल करेंगे। किससे सलाह लेके? हाईकोर्ट और आरपी से सलाह लेके। अब आपको आरएस मान लेते हैं उत्तर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा आपको ऐसा करना है, यहाँ पे लिख देना है राज्यपाल की न्यायिक शक्ति और सीधा लिख देना 161, 217, 219, 233 और 234 और फिर इनकी डिटेल लिख देनी है। आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे अगर आर्टिकल से आप बात करेंगे तो। ये हो गया साहब राज्यपाल की न्यायिक शक्ति। ठीक, इसके बाद जो अपन बात करने वाले वो करेंगे राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में, फाइनेंशियल पावर के बारे में, वित्तीय शक्तियां। ठीक, तो अब अपन देखेंगे राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आई नहीं होगी आपके। इसका मतलब है जुडिशियल पावर क्या क्या है, तो जुडिशियल पावर मेंशन किए गए आर्टिकल 161 में, इसके अलावा आर्टिकल 217 में, आर्टिकल 219 में, आर्टिकल 233 में, आर्टिकल 234 में। अब जो बात करने वाले हैं वो करेंगे अपन वित्तीय शक्तियों के बारे में, फाइनेंशियल पावर के बारे में। तो हेडिंग लगाइए राज्यपाल की वित्तीय शक्ति। राज्यपाल की वित्तीय शक्ति। देखिए वित्तीय शक्ति का मतलब होता है कि राज्यपाल में कौन कौन सी शक्तियां, ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेंस में तो पूछा ही जा सकता है, प्री में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ऐसा करना है कि साहब बजट जो है, क्वेश्चन पहला है कि बजट, तो आपको लगे कि यार बजट तो वित्त मंत्री का काम है, पर बजट जिम्मेदारी किसकी है? राज्यपाल की। तो क्वेश्चन ध्यान रखेंगे जो बजट है, बजट राज्य का बजट, ये किसकी जिम्मेदारी है? राज्यपाल की। इसका मतलब राज्यपाल ही बजट को रखवाते हैं, तो जिम्मेदारी किसकी है? राज्यपाल की। ऐसा क्वेश्चन अगर परीक्षा में है तो आप ध्यान रखेंगे कि जो बजट है वो बजट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? गवर्नर है। इसके अलावा आपको ध्यान है आर्टिकल 243I पढ़ा होगा, 243I और 243Y, यहाँ पे क्या है? राज्य वित्त आयोग। इसका मतलब है जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, राज्यपाल इसकी नियुक्ति करते हैं। तो राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। आपसे क्वेश्चन ये अलग से पढ़ाऊंगा मैं आपको, आयोग नियुक्ति राज्यपाल। तीसरी बात आपको ध्यान ये रख लेनी है, आर्टिकल 267, 267, यहां पे जो आकस्मिक निधि की बात की गई है, कंटिजेंसीज फंड के बारे में बात किया गया है। केंद्र में भी आर्टिकल 267 ही है, राज्य में भी 267 ही है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि, जो कंटिजेंसीज फंड है, आकस्मिक निधि, ये राज्यपाल के अंडर में रहेगी। तो क्वेश्चन आए राज्य की आकस्मिक निधि किसके अंडर में रहेगी? आप कहना राज्यपाल के किस आर्टिकल में लिखा? आर्टिकल 267 में। राज्य वित्त आयोग के बारे में कहां पे लिखा गया? आर्टिकल 243I/Y में। बजट किसकी जिम्मेदारी है? बजट राज्यपाल की जिम्मेदारी है। अंतिम का आर्टिकल धन विधेयक।
अब एक क्लास मैंने इसी पे बनाया था, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है। बहुत बड़ा ब्लंडर है, कंफ्यूज है, आपको वो क्लास देख लेना, 10-1 मिनट की क्लास, उसमें सारा क्लियर हो जाएगा कि धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है। तो आपको अंतिम एक आर्टिकल ध्यान रखना है, अंतिम एक बात ध्यान रखनी है कि धन विधेयक, यहाँ पे मैं लिख देता हूं धन विधेयक, राज्य का धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बाद, राज्यपाल की अनुमति के बाद कहां पे रखा जाएगा, विधानसभा में रखा जाएगा। हमेशा जो लोअर हाउस होता है उसी में रखा जाता है। तो क्या क्या याद रखेंगे आप, राज्यपाल की वित्तीय शक्ति में क्या ध्यान रखेंगे, आपको ऑप्शन देके पूछे तो बता देना। तो धन विधेयक है वो राज्यपाल की अनुमति के बाद रखा जाएगा। बजट किसकी जिम्मेदारी है, बजट राज्यपाल की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 243I राज्य वित्त आयोग के गठन की बात करता है, नियुक्ति राज्यपाल ही करेंगे। और 267 में आकस्मिक निधि के बारे में बात की गई है, कंटिजेंसी फंड के बारे में बात किया गया। ठीक, इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियों के बारे में, ये भी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो अभी जो अपन ने पढ़ा उसका रिवीजन करवा देता हूं मैं आपको। इसमें सबसे पहले अपन ने दो बातें पढ़ी हैं। सबसे पहले राज्यपाल का न्यायिक शक्ति, और यहां पे राज्यपाल की वित्तीय शक्ति। जुडिशियल एंड फाइनेंशियल पावर ऑफ गवर्नर। तो सबसे पहले जो न्यायिक शक्ति है, न्यायिक शक्ति जुडिशियल पावर है, इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे, मैं केवल शॉर्ट में बता देता हूं। आर्टिकल 161 की बात करेंगे। ठीक है, ये क्षमादान, पार्डन पावर है, क्षमादान। और यहां पे आपको कुछ कीवर्ड बताए थे, इसमें एक लघुकरण बताया, एक परिहार बताया, एक विराम बताया, एक प्रतिलंबन बताया, एक सस्पेंशन बताया, प्रतिलंबन। इसके अलावा आपको आर्टिकल बताया 217, आर्टिकल 219, आर्टिकल 233, आर्टिकल 234। ये बात हो गई न्यायिक शक्तियों की। वित्तीय शक्तियों में आपको ध्यान रखना कि बजट जो जिम्मेदारी है वो बजट किसकी है, राज्यपाल की। इसके बाद में आपको बताया कि धन विधेयक जो है, बजट अपने आप में एक धन विधेयक है, धन विधेयक जो है वो राज्यपाल की अनुमति के बाद रखा जाएगा। अगली बात आपको मैंने बताई आर्टिकल 243I और 243Y। यहां पे आपको ध्यान रखना कि राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग। एक आपको बात बताई आर्टिकल 267, इसमें आकस्मिक निधि, कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट, आकस्मिक निधि, ये किसके अंडर में आएगी, राज्यपाल के। बात समझ में आ गई। तो फाइनेंशियल पावर आपको मैंने बता दिया और जुडिशियल पावर आपको बता दिया। अब बात करते हैं राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियों की। देखिए छोटी परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं वो स्वविवेक की शक्तियों से नहीं आते हैं, पर चूंकि आप IAS या RAS के जो एग्जाम अपीयर करने जा रहे हैं वहां पे आपको ये अच्छे से तैयार करना है कि राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियों के बारे में लिखिए। 50 शब्द में आ सकता है, इंटरव्यू बोर्ड आपसे पूछ सकता है, और प्रीलिम्स में आपको मिलान करवाने वाला क्वेश्चन दे सकता है कि बताइए राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियां कौन कौन सी होती है। ठीक, तो अभी जो अपन बात करेंगे वो करेंगे राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियों के बारे में। तो लिखते हैं राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियां। ये इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना कि आर्टिकल जो 164 है उसमें ये वर्ड लिखा हुआ है, ये वर्ड स्वविवेक की शक्ति। तो क्वेश्चन पूछे कि राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति किस आर्टिकल में इस शब्द का उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 164 में स्वविवेक की शक्ति का उल्लेख किया गया है। कुछ याद आ रहा है कि मैंने आपको ये बताया था कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया CM होगा, राज्यपाल इसकी सहायता और सलाह पर काम करेंगे छोड़कर स्वविवेक की शक्तियों को। ये वर्ड आपको मैंने बोला था। तो स्वविवेक की शक्तियां जो वर्ड आर्टिकल 164 में मेंशन किया गया, 164 में उल्लेखित किया गया, एक बात तो आपको ध्यान रखनी है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात आपको ध्यान रखनी है कि साहब स्वविवेक की शक्तियां राज्यपाल को बहुत विशेष राज्यों के संदर्भ में दी गई है। आर्टिकल आपने एक 371 पढ़ा होगा, 371 जो बेसिकली डील करता है वो राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियों के बारे में डील करता है। तो इससे संबंधित कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 371। आपने जम्मू कश्मीर विशेष राज्य का प्रावधान के बारे में पढ़ा होगा,
371 भी विशेष राज्यों के प्रावधान ही करता है और वहां पे राज्यपाल को विशेष शक्ति दी जाती है, वो अपने विवेक के साथ कार्य कर सकते हैं। ये कौन कौन से आर्टिकल में मेंशन की गई है, आपको कुछ आर्टिकल और टेबल याद करनी है। तो अगर क्वेश्चन फ्यूचर में आए कि इनको मिलान कीजिए, राज्यपाल की स्वविवेक शक्तियां किस राज्य के अंदर में क्या क्या है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि सर इस पे भी और विस्तार से बनाया जाए, तो शायद 1-1.5 घंटे की क्लास राज्यपाल की केवल स्वविवेक शक्तियों पर बनाई जा सकती है। उसमें आपको गुजरात है, महाराष्ट्र है, नागालैंड है, असम है, फिर मणिपुर है, उसके बाद में सिक्किम है, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है, कर्नाटक है, इनके बारे में विस्तार से बातें बताई गई हैं। अभी आप इतनी ज्यादा नहीं करेंगे कि इतना डिटेल से, आपको केवल इतना ध्यान रखना है 371 में राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। 371 में कौन कौन से राज्यों का उल्लेख किया गया है वो आपको चार्ट से रट के याद करना है, जरूरी है। तो देखिए आर्टिकल जो 371 है, इसमें 2 राज्यों का उल्लेख है, एक आंध्र प्रदेश का और एक तेलंगाना का। माफी चाहते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र का। जिसमें गुजरात का सौराष्ट्र विदर्भ क्षेत्र है, उनके बारे में विशेष राज्यपाल के पास पावर है। 371 जो ए है उसमें नागालैंड का विशेष प्रावधान किया गया है। 371 ए नागालैंड, ये मिलान करवा सकता है परीक्षा में, नागालैंड। 371 जो बी है वो असम के बारे में प्रावधान करता है। 371 सी है वो मणिपुर के बारे में उल्लेख करता है, मणिपुर। 371 डी है वो आंध्र प्रदेश। 371 डी और 371 ई आंध्र प्रदेश व तेलंगाना, आंध्रा और तेलंगाना का उल्लेख करता है। आपको ध्यान होगा कि स्पेशल यूनिवर्सिटी का उल्लेख किया गया जबकि इस आर्टिकल डी में, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लिए। इसके बाद में जो एफ है 371 आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लिए कौन से 2 आर्टिकल है, 371 डी, 371 ई। 371 एफ जो है वो सिक्किम के लिए है। 371 जी है वो मिजोरम के लिए है। 371 एच जो है वो अरुणाचल प्रदेश के लिए है। 371 आई है वो गोवा के लिए है। 371 जे है वो कर्नाटक के लिए है, कर्नाटक। अब आपको लगता है इतना सारी चीजें, हाँ एक बार याद कर लिया तो फिर जीवन भर का तनाव दूर हो जाए, फिर आप कोई भी परीक्षा दे सकते हैं। अब मिलान करवाने वाला देगा आपसे क्वेश्चन, एक साइड में स्टेट मिलान करवाएगा और एक साइड में आपसे ये मिलान करवाएगा, ठीक है। कैसे याद करते हैं, देखिए पहले में तो गुजरात और महाराष्ट्र है, ए नागालैंड, ये ए से क्या बना हुआ है, नागालैंड बना हुआ है। बी ये असम है, इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे ए ये बी, तो बी किससे संबंधित है, असम से। सी फॉर मणि, सी फॉर मणि, ऐसे सी फॉर मणि नहीं होता है पर सी फॉर मणि याद कर लेना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना डी ई है। एफ सिक्किम फेल हो गया एफ से। जी आपको ये मजा आ रहा है, जी मजा आ रहा है पढ़ने में, मिजोरम जी। एच फॉर अरुणाचल प्रदेश है, एच फॉर अरुणाचल प्रदेश। आई आई मैं गोवा गया था, आई गो, और जे कर्नाटक, जी से बड़ा जे कर्नाटक, नाटक करते हैं जे करके, ठीक है। तो ये हो गया जे कर्नाटक से जुड़ा हुआ हो गया, कर्नाटक से, बात समझ में आ गई। ये सारे विशेष राज्यों के प्रावधान हैं जो बताए गए। राज्यपाल की जो आपको लगता है कि सर इस पे और डिटेल से क्लास बनानी चाहिए, 1-2 घंटे की क्लास और बना सकते हैं इस पर, वो केवल स्वविवेक की शक्तियों के बारे में होगी, पर ये बहुत ज्यादा वाइड हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको ये 3 जो शक्तियां मैंने आपको बताई हैं, जिसमें आपको एक बताई है फाइनेंशियल पावर, एक बताई है जुडिशियल पावर, और एक बताया आपको ये राज्यपाल का स्वविवेक की शक्तियां। अब परीक्षा में अगर क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियां लिखिए मेंस में, तो आपको ये सारे आर्टिकल मेंशन करने हैं, साथ में आर्टिकल आपको 164 का उल्लेख करना है, और फिर थोड़ा सा राष्ट्रपति के साथ तुलना करके उत्तर को लिखना है। अंतिम जो अपना टॉपिक बच गया वो बच गया राज्यपाल की आपातकालीन शक्ति, इमरजेंसी पावर। तो चाहे तो आप इस आपातकालीन शक्ति को अपन राष्ट्रपति के साथ पढ़ सकते हैं, जब आपातकालीन शक्तियां पढ़ाएंगे तब आपको बता देंगे,
राजस्थान में कितनी कितनी बार आपातकाल लगा, कौन से राज्यपाल थे, कौन से मुख्यमंत्री थे उस टाइम में, ये सारी बात अपन वहां पर कर सकते हैं, चाहे तो अपन यहाँ कर सकते हैं। चलिए तो आप क्लास को एंजॉय कीजिए। मुझे पता आपको लग रहा होगा कि बहुत बोरिंग है और बहुत बोर करता है, बहुत डिटेल है, पर देखिए वही है, ऊपर से पढ़ा हुआ काम नहीं आएगा परीक्षा में, बहुत टफ कंपटीशन हो गया, इसलिए आपको सारी चीज माइन्यूट से पढ़नी है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्लास मिल जाएगी आपको, अगर इतना डिमांड है आपका तो उसमें प्योर मैं इंग्लिश मीडियम में बता दूंगा। आज वाली क्लास जो मैं थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में रिवीजन कर देता हूँ, मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ ऐसी दिक्कत आएगी। एक अपने फिनेंशियल पावर के बारे में पढ़ा, एक अपने जुडिशियल पावर के पढ़ा, एक अपन डिस्क्रिप्टिव पावर के बारे में पढ़ा है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है राज्यपाल का, वो डिस्क्रिप्शन इतने इतने स्टेट में है, इनके आप नाम लिखना है। इसके बाद में जो फिनेंशियल पावर जो मैंने बताया, उसमें आपको बेसिकली बात है कि जो बजट है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नर की। इसके बाद में स्टेट फाइनेंस कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नर। इसके अलावा आपको कंटिजेंसीज फंड आर्टिकल 267 में याद रखना, ये गवर्नर मेंटेन करके रखेगा। और इसके बाद में मनी बिल प्रायर अप्रूवल के बाद में विधानसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा मैंने आपको ये जो रिमीट है, रेस्पाइट है, इसको आप गूगल कर सकते हैं कि कौन कौन से पावर है जो राज्यपाल को मिले, जिसमें एक रेस्पाइट है, एक रिमीट है, इसके बाद में एक सस्पेंशन है, इसके बाद में पार्डन है। ये वर्ड है जो आपको ध्यान रखने की, कौन से में नेचर चेंज होगा और कौन से में ड्यूरेशन चेंज होगी। इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेचर पावर, जुडिशियल पावर, फाइनेंशियल पावर। अब जो अंतिम है वो इमरजेंसी पावर है, जो अपन या तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे या प्रेसिडेंट के साथ में कर लेंगे। अब मेरे हिसाब से 3 क्लास और बचनी चाहिए राज्यपाल पर। पहली, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन जो अभी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। दूसरा, आरएस मेंस में कैसे उत्तर लिखना राज्यपाल को लेकर, वो सारे क्वेश्चन जो आरएस में अभी तक आए हुए हैं। और तीसरा ये कि राज्यपाल कौन कौन से रहे हुए उनकी डिटेल। तो कोशिश करते हैं तीनों क्लास या तो स्लाइड से आपको मैं बता दूंगा या फिर ऐसे बोल के आपको मैं बता दूंगा, ताकि कंप्लीट हो जाए राज्यपाल। फिर इसको नोट्स बनाइए, फिर जाइए एग्जाम देने के लिए, फिर देखिए कितना अच्छा धमाका करके आते हैं आप। तो चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।